अनुपात विश्लेषण पार्ट 4। अनुपातों के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, प्रिकॉशंस इन यूजिंग रेशियोज। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग विभिन्न आर्थिक विवरणों का विश्लेषण करने में व्यापक रूप से किया जाता है, किंतु एक वित्तीय विश्लेषक के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि इस विश्लेषण का प्रयोग करते समय आवश्यक सावधानियां बरतें। पहला, लेखा तथ्यों की प्रकृति। विश्लेषक में लेखा संबंधों को समझने की योग्यता होनी चाहिए। लेखा संबंधों का विश्लेषण करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उसमें पर्याप्त एकरूपता हो। उचित प्रमाप निर्धारित करना। तुलना की दृष्टि से अनुपातों के प्रमाप निर्धारित करने होते हैं। वित्तीय प्रबंध के सामने कई अनुपातों के प्रमाप दिए गए हैं, किंतु ये प्रमाप यूनिवर्सल नहीं हो सकते। इनका ब्लाइंडली फॉलो करने से यह आवश्यक होगा उसकी जगह कि वित्तीय विश्लेषक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं प्रमाप निर्धारित करे या उद्योग के अनुपातों का माप ले। समसामयिकता। अनुपात करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि एक फर्म के अनुपातों की 10 वर्ष के संबंधों की तुलना उद्योग के अनुपातों से करनी है, तो उद्योग से लिए गए संबंध भी उन्हीं 10 वर्षों के होने चाहिए। मितव्ययिता। प्रयोगकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुपात की गणना एवं प्रयोग की लागत उस लाभ से अधिक नहीं होनी चाहिए जो इसके प्रयोग से संबंधित है। तुलनीयता। कभी भी दो ऐसी संस्थाओं के संबंधों की तुलना अनुपातों से नहीं करनी चाहिए जो अलग अलग लेखांकन नीति का अनुसरण कर रही हो या फॉलो कर रही हो। असंबंधित इकाइयां। कभी दो ऐसी संस्थाओं की तुलना नहीं करनी चाहिए जो अनुपात विश्लेषण के लिए आपस में जिनमें कोई परस्पर संबंध नहीं हो। साधन एवं साध्य। विश्लेषक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुपात विश्लेषण अपने आप में साध्य नहीं है, वरन यह तो वित्तीय विवरणों के इंटरप्रिटेशन के साध्य को प्राप्त करने का केवल मात्र साधन है जो स्वयं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है। प्रस्तुतिकरण। अनुपातों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि तुलनात्मक विश्लेषण सरलता से किया जा सके। अन्य विधियों का प्रयोग। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषणों के अवलोकन की अनेक विधियों में से एक विधि है। इससे प्राप्त परिणामों का वेरिफिकेशन या सत्यापन अन्य विधियों से भी कर लेना चाहिए। मूल्य स्तर में परिवर्तन। लेखा संबंध इस मान्यता पर तैयार किए जाते हैं कि मुद्रा का मूल्य यथास्थिर रहता है, परंतु यह मान्यता गलत है। मुद्रा का मूल्य निरंतर घटता बढ़ता रहता है। अनुपात विश्लेषण करते समय मुद्रा के मूल्य में आए परिवर्तन के प्रभाव को निरस्त करने हेतु संबंधों को समायोजित कर लेना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो कि अनुपातों का प्रयोग करते वक्त ध्यान रखी जानी चाहिए। अनुपात विश्लेषण की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण की विश्वसनीयता लेखा संबंधों पर आश्रित है। सभी अनुपात उन्हीं तथ्यों के आधार पर आकलित किए जाते हैं जो कि वित्तीय विवरणों में प्रकट होते हैं। यदि इन विवरणों में लेखा तथ्यों को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करके दिखाया गया है, तो उन पर डिपेंडेंट अनुपात भी उतना ही गलत हो जाएगा। अनुपात विश्लेषण के माध्यम से छुपी हुई सूचनाओं का पता नहीं लग पाता है। मुख्य रूप से ऐतिहासिक विश्लेषण। प्राय अनुपात पास्ट फैक्ट्स के आधार पर होता है। भविष्य में इसका प्रयोग इस मान्यता के आधार पर किया जाता है
कि पास्ट वापस रिपीट होगा, किंतु इस प्रकार के अनुपातों का वर्तमान अथवा भावी अनुमान के लिए प्रयोग करना हर अवस्था में उचित नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और व्यावसायिक इकाइयां प्राय डायनेमिक होती है। बिना संदर्भ के छलपूर्ण निष्कर्ष। मात्र किसी एक अनुपात का अध्ययन करने से कभी भी वस्तु स्थिति का सही ज्ञान नहीं होता और त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकल जाते हैं। इसलिए अनुपातों का प्रयोग करते समय ये विशेष रूप से एक कॉन्स्ट्रेंट के रूप में आता है। अनुपात विश्लेषण केवल सामान्य सत्य को प्रकट करता है। अनुपात विश्लेषण के आधार पर केवल सामान्य निष्कर्ष ही निकाले जा सकते हैं और ये निष्कर्ष औसत रूप से ही सही होते हैं। जैसे यदि कुछ फर्मों का सैंपल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और यह निष्कर्ष निकले कि औसत रूप से फर्मों की लाभदायकता बढ़ रही है और फिर भी हो सकता है किसी विशेष फर्म को घाटा हो रहा हो। अंतर फर्म विश्लेषण सदा वास्तविक नहीं होते। वस्तुतः अनुपात स्वयं कुछ नहीं बोलते, विश्लेषक उनका उपयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। विश्लेषक पूर्वाग्रह, पक्षपात आदि के कारण अनुपात विश्लेषण का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। विश्लेषण भ्रामक। अनुपातों के आधार पर विभिन्न वर्षों की प्रवृत्ति का विश्लेषण इल्यूसिव हो सकता है। मुद्रा के मूल्य में आने वाले परिवर्तनों के कारण निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। यह संभव है कि अनुपात विश्लेषण के आधार पर किसी संस्था की मौद्रिक शेष बढ़ रही हो किंतु वास्तविक बिक्री घट रही हो या फिर स्थिर हो। अनुपात विश्लेषण में आधुनिक प्रवृत्तियां या न्यूट्रिक ट्रेंड्स इन रेशियो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण एक चर विधि है जिसके अंतर्गत प्रत्येक अनुपात का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। कई बार इससे बड़े भ्रामक निष्कर्ष निकलते हैं। वित्तीय समस्या के एक ही आयाम को दो विभिन्न अनुपातों से एनालिसिस करने पर भी कई बार डिफरेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से बहुचर अनुपात विश्लेषण विधि का प्रयोग एक्सटेंसिवली बढ़ गया है। अनुपात विश्लेषण के क्षेत्र में सांख्यिकी की एक विशिष्ट विधि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का प्रयोग करके महत्वपूर्ण निर्णय मॉडल बनाए गए हैं। इस संदर्भ में बहुत सारे बहुचर अनुपात विश्लेषण के मॉडल आए हैं और इसमें मुख्य है ऑल्टमन का मॉडल। ऑल्टमन ने संयुक्त स्कंद पूंजी वाली कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने हेतु एक मॉडल का सृजन किया है। इसके प्रयोग से इस बात का पूर्वानुमान लगाया जाता है कि क्या कोई कंपनी निकट भविष्य में दिवालिया अथवा रुग्ण हो जाएगी या वह कंपनी पूर्ण स्वस्थ है। यद्यपि ऑल्टमन के मॉडल निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर हम डिटेल में नहीं समझ सकते हैं, परंतु एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर हम दे रहे हैं। ऑल्टमन के अनुपातों के आधार पर कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु 5 अनुपातों को उपयोगी पाया गया है और इसके आधार पर अनुपातों को सांख्यिकी विधियों से भारांकित करते हुए मॉडल प्रस्तुत किया गया है, जिसका सूत्र है Z = 1.2x1, 1.4x2, 3.3x3, 0.6x4, 1.0x5। x1 को निकालने का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। x2 निकालने का फॉर्मूला है रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट्स। x3 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। x4 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटीज।
Equity means equity. And X5 is equal to sales upon total assets. इस मॉडल में के प्रयोग से यदि किसी कंपनी का जेड स्कोर 1.81 से कम आता है तो वह इस बात का प्रतीक है कि कंपनी निकट भविष्य में दिवालिया हो जाएगी। इसके विपरीत यदि कंपनी का जेड स्कोर का मान 3 से अधिक आता है तो ये माना जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है। इस मॉडल के अनुसार डिसीजन रूल इस प्रकार है, जेड स्कोर इफ इट इज ग्रेटर देन 1.81 लेस देन 1.81 कंपनी सिक कंपनी है, 1.81 से ज्यादा परंतु 2.99 तक है तो अभी कुछ क्लियरली नहीं है, कह सकते कि कंपनी किस प्रकार की अवस्था में है। और अगर जेड स्कोर 3 या 3 के बराबर है तो कंपनी का स्वास्थ्य अच्छा है। इसको डायग्रामेटिकली भी हम बोल सकते हैं। 1.81 से कम जेड स्कोर आने पर बैंकरप्ट जोन है, 1.81 से 3 के बीच में ग्रे जोन है यानी अस्पष्ट स्थिति है, और जेड स्कोर अगर 3 से ज्यादा है तो सेफ जोन है। दूसरा मॉडल है श्रीवास्तव एवं यादव मॉडल। प्रोफेसर श्रीवास्तव एवं यादव ने एक कंपनी की कार्यशील पूंजी के संबंध में कुशलता अथवा अकुशलता को मापने के लिए एक मॉडल तैयार किया है और इस मॉडल में 4 अनुपातों का प्रयोग किया है और उनको यथोचित विधि से भारांकित भी किया है। इस मॉडल के अनुसार यदि कंपनी का Y स्कोर 1.7 से ज्यादा आता है तो यह माना जाता है कि कंपनी की कार्यशील पूंजी का प्रबंध कुशल है और 1.71 से कम आता है तो अकुशल है। Y is equal to 14.5166 V2 plus 0.0015 V25 plus 0.8715 V31 plus 0.7914 V35। V2 का फॉर्मूला है कैश फ्लो अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स, V25 करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइफ, V31 इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स, V35 इज इक्वल टू डिफेंसिव एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर इस गणना से Y का मान 1.7 से ज्यादा आता है तो इस कंपनी की कार्यशील पूंजी का प्रबंध कुशल माना जाता है। इस निर्णय को हम इस चित्र से भी दिखा सकते हैं। 1.7 से नीचे वाला Y का मान इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और 1.71 से ज्यादा Y का मान एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को दर्शाता है। कंपनी के दिवालिया होने की जोखिम का अनुमान लगाने के लिए एक और मॉडल है जिसे नंबर क्रेडिट इंटरवल के नाम से जाना जाता है। प्रबंध लेखांकन के साहित्य में इस अनुपात का प्रयोग रिलेटिवली कम हो रहा है और वित्तीय प्रबंधकों का विचार है कि यह अनुपात कंपनी की आर्थिक स्थिति का पूर्वानुमान करने की कैपेसिटी भी रखता है। इसके अकॉर्डिंग cash and assets which can be immediately raised minus immediate payments will be divided by monthly cash operating cost। कंपनी के दिवालिया होने की जोखिम का अनुमान लगाने के लिए इस अनुपात की तुलना कंपनी की क्रियाशील चक्र की अवधि पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से की जाती है। यदि यह अनुपात कंपनी के क्रियाशीलता चक्र की अवधि से अधिक होता है तो यह माना जाता है कि कंपनी अभी दिवालिया होने की जोखिम में नहीं है। इसके विपरीत यदि क्रियाशीलता चक्र की अवधि इस अनुपात से अधिक है तो यह मानना चाहिए कि कंपनी के क्रियाकलाप से कंपनी के दिवालियापन की जोखिम हो सकती है। इस मॉडल का या इन मॉडल्स का प्रयोग तब ही करना चाहिए जब वे समस्त परिस्थितियां विद्यमान हो और जिन परिस्थितियों और मान्यताओं के अंतर्गत
मूलभूत मॉडल को क्रिएट किया गया हो। इन मॉडल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। धन्यवाद।